कई बार हम न्यूज़ में सुनते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं, वो बच्चों के ऊपर जैसे प्रेशर वैशर बनाती है। क्या एज़ अ डायरेक्टर आप क्या कहना चाहोगे? इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सच में कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों पे प्रेशर बनाती है? कि बच्चों का एग्ज़ाम सामने है, तो जेईई और नीट के लिए उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे? आज भी मुझे वो घटना याद है, पल तो नहीं बोलूँगा, घटना याद है। हम लोग बच्चों को पहले ही बताते थे कि आपको क्वेश्चन याद करके आने हैं। ये तरीका होता है बच्चों को, अगर पहले से गेस एवोल्यूशन करना है, बच्चों को उत्सुकता होती है पेपर के बाद हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, क्या रिजल्ट आएगा, क्या रैंक होगी, आज भी चलता है सब। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन-सा ईयर में आपको लगता है कि एलन का सबसे बेस्ट रिज़ल्ट था? आप ताज्जुब करेंगे, उस समय कोचिंग को बहुत ही हेय दृष्टि से देखते थे। अच्छा। बहुत मतलब लो क्लास मानते थे और हाँ, हाँ। इतना बोलते थे बच्चे, मज़ाक में बोलते थे अगर कुछ नहीं है तो कोचिंग डाल दूँगा। आज आपको लगता है कि आज जिस सक्सेस पे आप लोग हो, काश पापा होते देखने के लिए, ऐसा फील आता है? तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों? तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। अब तक जितने भी हमने पॉडकास्ट करे, उनमें से ये बहुत ही खास होने वाला है। तो आज के हमारे मेहमान रहने वाले हैं ब्रजेश महेश्वरी सर, जो कि एलन करियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं और फिजिक्स के एचओडी भी हैं। वहाँ पे काफ़ी सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है और एक बहुत ही बड़ी इतिहास अपने अंदर समेटे हुए हैं सर, जो आज आपके सामने सब आने वाला है। तो आज बहुत सारी बातें हम सर से करेंगे कि सर की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, एलन से भी रिलेटेड काफ़ी बातें होंगी। आज कोटा में भी बहुत सारी चीज़ें जो आप अखबारों में सुनते हैं, उनसे भी रिलेटेड बहुत सारी बातें होंगी। तो चलिए मिलवाते हैं आपको उन खास मेहमान से। सर, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू। जैसे कि बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने ये बनाया था कि कैसे कोटा और एलन का मैंने हिस्ट्री एक जोड़ा था, जिसमें मैंने जो कि 4 भाई हैं जो डायरेक्टर्स हैं एलन के, आप सभी के बारे में मैंने उसमें बताया था। उसमें आपके बारे में भी मैंने एक सेक्शन बताया था कि कैसे आप कॉलेज में थे वहाँ पे और आपको लेक्चररशिप मिला था। फिर उसके बाद आप कोटा आए और आने के बाद आपने एलन जॉइन करा, कैसे क्या रहा? तो सर, मैं उस समय की स्टोरी जानना चाहूँगा। आज तक लोगों ने सर आपकी यहाँ की तो स्टोरी जानते हैं, लेकिन मैं और बहुत पहले से जानना चाहता हूँ। स्टार्टिंग जैसे कि सर बचपन में आप कैसे थे, पढ़ाई में कैसे थे? फिर आप आज के समय में देखा जाए तो आप एनआईटी से पास आउट हैं। हुँ। कहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं? देखिए, ये तो आप जानते हैं कि हम 4 भाई हैं, सबसे छोटा मैं हूँ और हमारे कोटा ही मेरा कह दीजिए बर्थ प्लेस है, जन्मभूमि है और हमारी पढ़ाई पूरी कोटा में ही हुई है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल स्टार्ट शुरू से करूँ, नर्सरी सेक्शन फिर प्राइमरी सेक्शन वहाँ से करूँ, तो यार मैं सोचता था 4 भाई हैं, हाँ। कभी सोचा नहीं था बड़े होके शादी होगी, परिवार बनेगा, अपनी अलग-अलग यूनिट होगी, कुछ ज़िम्मेदारी आएगी। मुझे लगता था 3 बड़े भाई ना यार, इनकी ज़िम्मेदारी है, मुझे सँभालेंगे। तो मैंने शुरू से ही बोला यार पढ़ाई क्यों करें? हुँ। साइकिल क्यों चलाना सीखें? एक जना बैठने वाला भी होना चाहिए। पढ़ाई के हिसाब से ये मुझे आराम से पाल लेंगे। तो आप ताज्जुब करेंगे, मेरी पढ़ाई की इच्छा ही नहीं थी। हुँ। पढ़ाई करता ही नहीं था। मैं पढ़ाई का एक तरह से मान लो जी चुराता था, पढ़ाई का चोर था। मम्मी स्कूल भेजते तैयार करके। अब हम 2 भाई साथ-साथ, मेरे से बड़े नवीन माहेश्वरी और मैं, दोनों साथ-साथ। अब आप लोग 2 भाई साथ-साथ कैसे होंगे? तो हल्का-सा और रिवर्स गियर डालें। हाँ, बचपन में नवीन सर जो मुझसे 1 साल 6 महीने और करीबन कहते 18 दिन बड़े हैं, हाँ, हाँ। उनको लीवर की प्रॉब्लम हो गई थी। ओह! तो उनको वापस से स्कूल से विथड्रॉ कर लिया। ओके। ये मान लो कि बाद में मैं आ रहा हूँ, साथ-साथ चलेंगे। हाँ, हाँ। फिर मैं आ गया, मेरा जन्म हो गया। फिर हम दोनों को साथ-साथ कर दिया नर्सरी से। हुँ, हुँ। तो उस समय इसको प्रवेशिका बोलते थे। तो शुरू में तो स्कूल के अंदर प्ले स्कूल के हिसाब से जो आजकल बोलते हैं ऐसा नहीं था, लेकिन जो भी स्कूल में सिखाते थे, जब सिखाते तो सीखने का मन करता, पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगता था। हुँ, धक्के खा के नर्सरी सेक्शन हुआ। हुँ, फिर हमारा पढ़ाई का साथ-साथ चल रहा था, वो पढ़ाई में अच्छे थे हुँ, और मैं उनके साथ जो उनके सपोर्ट से मिलती थी पढ़ाई करके पास हो जाता था। जैसे-तैसे नर्सरी सेक्शन हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास चालू हुआ, तो मेरी ग्रेड और ख़राब होती चली गई। ओह! अब तो पढ़ाई चालू हो गई, खुद को भी पढ़ना था लेकिन मन नहीं लगता था। क्योंकि दिमाग में था कि सबसे छोटा हूँ तो ये इनकी ज़िम्मेदारी है। तो मेरा बीच में ये आया कि स्कूल से विद्यार्थी का नाम काटा जाएगा। हुँ, क्यों? क्योंकि मैं स्कूल के लिए निकलता था, लेकिन हमारे घर के नीचे जो क्या तो जीना होता है ना, सीढ़ी, उसके नीचे जगह होती है, वहाँ छुप जाता था। हुँ। वो स्कूल जाते थे, मैं वहाँ छुप के रहता था। अच्छा। इंटरवल होता, आराम से लंच बॉक्स खा के वापस आ जाता कि मम्मी मन नहीं लग रहा है स्कूल में। हुँ, काफ़ी दिन चलता रहा। जब आया कि साहब ये तो अटेंडेंस शॉर्ट हो गई,
तो स्कूल से नाम काट दिया जाएगा, ऐसा आ गया। फिर उनको स्कूल जाना पड़ा। अब घर पे पढ़ाई करते नहीं थे। स्कूल में मुझे बताऊं, आपको एक किस्सा बताता हूँ, उससे आपको लग जाएगा कि पढ़ाई में कितना मैं कमज़ोर था, या पढ़ाई में मतलब मन नहीं लगता था, दिल नहीं लगता था। हमारे एक सर थे, ओम प्रकाश सर, स्कूल के प्रिंसिपल भी थे, जेके स्कूल की बात है। 3rd क्लास चल रही थी, पढ़ाई में 3rd क्लास से चल रहे थे नो डाउट। अचानक को कुछ पूछ लिया, खड़े हो बताओ ज़रा। खड़े होकर ढीठ की तरह, पढ़ते ही नहीं थे, कुछ आता ही नहीं था। उनको मालूम था कि ये दोनों भाई हैं, तो भाई नईन भाई से वो खड़ा कर दिया, आप खड़े हो, खटाक बता दिया। तो बताने की शाबाशी नहीं थी उनको, पर तुम बड़े गैर जिम्मेदार हो, समझते ही नहीं, छोटा भाई तुम्हारे साथ है, उसका बिल्कुल ध्यान रखते, फेल हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जिंदगी में, कुछ नहीं कर पाएगा। उनको डांटते चले गए। मेरे यार गलती मैंने करी, मैं पढ़ाई नहीं करता, डांट इनको क्यों पड़ी। बस वो मेरे को लगा एक यहाँ दिल पे कोई बात टच कर गई, यहाँ चुप गई, और अंदर से आ गया यार पढ़ना पड़ेगा। अब ये चीज पढ़ाई की वजह बन गई, इसलिए फिर पढ़ाई की चाह जबरदस्त बन गई। फिर पढ़ना चालू किया। 3rd क्लास को 3rd डिवीजन से पास किया, लेकिन अब पढ़ाई खुद ने चालू करी है। 4th क्लास को 2nd डिवीजन से पास किया, 5th क्लास को 1st डिवीजन से किया, 6th क्लास में आ गया डिस्टिंक्शन। फिर तो पढ़ाई में ऐसा हो गया कि ऐसी पढ़ाई के साथ प्रीत हो गई, ऐसा इश्क हो गया, ऐसी मोहब्बत हो गई कि लगता है यार किसी और को ही पढ़ाएं। तो जब मैं 8th में था जेके के अंदर, तो मेरे दोस्त, जैसे मान लो एक दोस्त था राजकुमार गुप्ता, उसके छोटे भाई बहन 2 साल छोटे 6th क्लास में थे। तो गुप्ता अंकल ने बोला, यार ब्रजेश यार इनको पढ़ा दोगे क्या, ये बिल्कुल लट साले पढ़ना ही नहीं चाहते, जी चुराते पढ़ाई से। मुझे मालूम नहीं चुराता था, लेकिन कैसे सीखा, तो मैंने उनको पढ़ाने के लिए, बिल्कुल अंकल पढ़ाते, उनको आराम से पढ़ाया। फिर पढ़ाई का एक अलग प्रीत होने के साथ हो गया, पढ़ाना चाहिए यार, एक नशा हो गया कि जब भी मौका मिले पढ़ाऊंगा। अब आप देखो, जो पढ़ना नहीं चाहता था उसको पढ़ाई से ऐसा लगाव हो गया, ऐसा जुड़ाव हो गया कि वो पढ़ाने के लिए तत्पर हो गया, तैयार हो गया। अब ये सिलसिला 9th 10th 11th 12th चलता रहा, हम साथ साथ थे बिल्कुल। उस समय 12th नहीं बोलते थे, 10+2 सिस्टम नहीं था उस समय, हमारा टाइम था फर्स्ट टीडीसी होता था। तो हम दोनों भाइयों ने हमारे हिसाब से ये से राजस्थान पीटी एग्ज़ाम दिया और वहाँ कॉलेज पहुँच गए। जब मैं सूरत जा रहा था, हमारा सिलेक्शन हुआ, दोनों ने वहाँ पे लिया, उन्होंने मैकेनिकल ब्रांच, मैंने ली सिविल ब्रांच। तो वहाँ जाके सूरत में मेरा रूटीन ऐसा बना, उस नेचर के साइकिल को फॉलो करते हुए, रात को 10 बजे सोना, सुबह 3 बजे उठना, नहा धो के तैयार होकर 3:45 पढ़ाई करने बैठना, और 7:15 तक 3.5 घंटे में पूरी पढ़ाई ख़त्म। अभी कॉलेज तो 8 बजे स्टार्ट होगा, और जो है सब कुछ कवर कर लिया। तो फिर मैं क्या करूं, तो मैंने वहाँ पे बहुत तरह के गेम्स खेले, जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, इन सब में उछल उछल के शॉट मारी जाती है। फिर क्रिकेट, साइकिल चलाई, तो इससे मेरी हाइट बढ़ती चली गई। अच्छा, और एज क्या रही होगी सर आपकी उस समय? आप देख सकते हो कि ये बात है लगभग 85 में हम गए थे, और 68 का वो है बॉर्न। तो हम 17 साल के थे, और जब निकले तो 21 साल के थे। यानी मैंने वहाँ कॉलेज के सफ़र में इंजीनियरिंग ट्रैक पर पढ़ाई अपने आप करी जो करी, लेकिन 4.5 इंच हाइट गेन करी। और वहाँ पर जब कोई खेलने के तैयार नहीं होता था, तो मुझे निकनेम में बिरजू बोलते थे वहाँ पर। बिरजू। अब बच्चों कहीं को मालूम पड़ गया वैसे तो। बच्चे लोग नहीं बोले, आप बात पहुँचाओगे तो ये नहीं कि बच्चे बोलने लग जाएंगे। साथियों ने बोला, फिर लाइफ पार्टनर ही बोलती बिरजू, ठीक है। हाँ। उनको मालूम पड़ा नाम तो अच्छा है बिरजू। तो मैं वहाँ पे जब खेलने के सब कोई खेलने वाला नहीं मिलता था, तो मैं गेस्ट पेपर तैयार करता था। ठीक है। और मेरा गेस्ट पेपर लगभग 75-80% बैठता था। इसलिए मेरे गेस्ट पेपर का साथी लोग इंतजार करते थे, यार पास तो इससे हो जाएंगे। और फिर आराम से कॉलेज को टॉप किया, गोल्ड मेडल लेके निकले। टॉप किया तो वहीं पे हमको लेक्चरशिप भी मिल गई थी। लेकिन जो हमारे 2nd नंबर के भाई राजेश माहेश्वरी, उनको मालूम था इसको पढ़ाने का शौक़ है, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि यार जब तुम निकलोगे 89 में, तो तुमको यहाँ पे आना है और मुझको ज्वाइन करना है। सर यहाँ पे एक सवाल मैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पूछना चाहूँगा कि जो कि सारे लोगों में ये बात है, और आपने पहले भी अपनी जो एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी जिसमें आप एलन की हिस्ट्री वगैरह बता रहे थे, तो शायद आपने बताया था कि जब आपने अपने पिताजी को खोया था उस समय आप लोग छोटे थे, कम एज के थे। क्या एज के रहे होंगे सर उस समय?
साढ़े 14-15 साल का। 14-15 साल के। तो सर मतलब कि कैसा था घर का माहौल? क्योंकि आप बता रहे थे कि शायद जेके वगैरह में जो थे वो काम करते थे, हम्म, जो आपके फादर थे। हम्म। तो उसके बाद कैसे सर संभाला मतलब कि सारी सिचुएशंस को? मैं आपको वहाँ से शुरू करता हूँ। आज भी मुझे वो क्षण, वो पल याद है। हम्म। आप क्या कर रहे थे उस 10th समय? क्लास में था मैं। पापा जी को डायग्नोस हो चुका था कि उनको रेक्टम में कैंसर है। क्या? पहला स्टेज के हिसाब से एक बार ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन वापस सेकेंड में फिर डेवलप हो गया था। हम्म, तो सेकेंड टाइम उनको बॉम्बे होके आए थे। हम्म, वहाँ डॉक्टर ने ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उनको वापस से जब खोल के चेक किया तो बोले अब उम्मीद कम है, अब तो सेवा की जाए। हम्म, तो अपने कोटा का जो एमपीएस हॉस्पिटल है, या डिलक्स वार्ड में उनकी मान लो सेवा चल रही थी एक तरह से। हम्म, दिसंबर का महीना था हमारा, 10th क्लास में हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे थे। मुझे आज भी दिन याद है, 23 दिसंबर 1982 गुरुवार का दिन था हम्म। और मेरा फिजिक्स पेपर 2 का एग्ज़ाम था। ओके। उस दिन जब हम साथ साथ चलते थे तो मैंने इस पेपर फिजिक्स पेपर 2 को ऐसा फोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा और नंबर पूरा जोड़ा। और जब मैं बहुत अंदर से एक्साइटेड था, बहुत उत्साहित था, बहुत ज़्यादा अंदर से था कि यार पापा को बताऊं फटाफट। पहले हम घर आ गए। अच्छा, सबसे छोटा, कभी अकेला निकला नहीं कॉलोनी से बाहर। अब अंदर उत्सुकता और पापा के पास दौड़ के बताऊं इसको, ऐसा हो को उड़ के पहुंच जाऊं। मैंने चलो भाई साहब, करते करते पूछते हुए एमपीएस हॉस्पिटल में वो डिलक्स वार्ड कहाँ पर है, उस पर वार्ड नंबर जो कोने में 1 नंबर था वो कहाँ है, करते करते वो डिलक्स वार्ड चालू हो गए तो गैलरी चालू हुई तो लास्ट नंबर था पापा जी का। तो उसमें भी हल्का सा कोने पे था, टर्न था थोड़ा सा। अब मैं जा रहा हूँ तो पापा जी खास दोस्त थे जिनका नाम था गिरीश पंडित अंकल। हाइट में काफ़ी अच्छे थे, क्रिकेट खेलते थे, वो हमेशा हंसते रहते थे। अचानक मैं देख रहा हूँ कि वहाँ से कुछ लोग निकल रहे, वो भी निकले, मुड़ते हुए आए और मेरे हाथ मतलब कंधे पे से हाथ रख के चले गए। बेटा सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, आंखें लाल देखी, आंखों में आंसू देखा, मैं समझ नहीं पाया। ठीक है, इस समय उम्र इतनी नहीं थी। पहुँच गया, अंदर देखा तो बहुत भीड़ हो रही। एक हल्का सा पापा का जो दरवाजा बंद कर रखा था, मैंने उत्सुकता बहुत थी, खटा दरवाजा खोल के अंदर चला गया। पापा आज तो पेपर फोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और मम्मी बैठी भी थी और मम्मी बस ऐसे बैठी भी थी चुपचाप। तो और पापा का जो सिर है वो एक चादर से ढक रखा था। तो मैं बोले जा रहा हूँ, पेपर ऐसा कर दिया, फिजिक्स ऐसा कर दिया, वो कर दिया। पापा को जवाब नहीं दे रहे। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी पापा जवाब क्यों नहीं दे रहे? बोले पापा है ना भगवान से बात कर रहे हैं बेटा अभी यार, थोड़ा वो उनके साथ कनेक्ट है अभी यार। तो मम्मी ने बताया कि पापा ने मुझे लास्ट में बोला था कि अपना ब्रिजेश बहुत छोटा है कृष्णा, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती, तुम्हें उसके लिए रुकना पड़ेगा, उसका पूरा ध्यान रखना। तो मैंने वही सोचा था यार, पढ़ाने कभी उतरूँगा ना तो फिजिक्स से पढ़ाऊँगा। वहाँ कमिटमेंट कर लिया था मैंने। आज आपको लगता है कि आज जिस सक्सेस पे आप लोग हो, काश पापा होते देखने के लिए, ऐसा फील आता है? मुझे लगता है लाला कि एलन को वही संभालते हैं। अच्छा। कोई भी दिक्कत होती है ना, अपने आप कैसे रफू चक्कर होती है, कैसे सॉल्व हो जाती है मालूम नहीं पड़ता। मतलब कई बार तो ऐसा होता है, आप ताज्जुब करोगे, जब एलन के शुरू में रिजल्ट आए ना, अब गर्मी का मौसम, जून का महीना, गर्मी तपती दोपहरी, रिजल्ट आया गजब का, बारिश हो गई। अच्छा। बिल्कुल ऐसा, मतलब इसको आप ये मतलब ऊंची फेंक रहे हो, मतलब खुशी इजहार हो रही है, ऐसा हुआ है। और कई बार महसूस किया है कि जैसे पापा बात भी करते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनसे कई बार प्रेरणा मिलती, ऐसा कर ऐसा कर। भैया ने कहा था कि तू मेरे को ज्वाइन करना, कॉलेज स्टॉप किया था, उस समय कोचिंग स्टार्ट हुआ था, 1 साल हुआ ही था। जो बड़े भैया थे 2nd नंबर के, राजेश महेश्वरी, उन्होंने 18 अप्रैल 1988 में 8 बच्चों के साथ इसकी शुरुआत करी थी। हम लोग वहाँ से पास आउट होकर निकले थे 89 जून में, आ गए। तो सर क्या ये रीजन था कि पिताजी नहीं रहे तो राजेश सर को कोचिंग मतलब ट्यूशन्स देने स्टार्ट करने पड़े, घर की ऐसी स्थिति हो गई थी, क्या ये एक रीजन था? हाँ, इसको मैं ऐसे बोलूँगा, 4 भाई में सबसे बड़े जो गोविंद भाई साहब हैं, उनको पापा जी के जाने के हिसाब से वहाँ पे आराम से बीएससी उन्होंने कर लिया था, उनको वहाँ पे नौकरी मिल गई थी। ठीक है। अब पापा जी की डेथ 82 में हो गई। भाई साहब की जॉब लगने के बाद उनका जॉब का जो राजेश भाई सर ने देखा कि यार किस तरह से लाला की नौकरी में आदमी को निचोड़ देते हैं, कभी सी शिफ्ट, कभी बी और सी कंटिन्यू, कभी तीनों ABC कंटिन्यू, कभी 2-2 दिन तक घर ही नहीं आ रहे, हम टिफिन लेके जा रहे। तो उनको अंदर से लगा यार कि लाला की नौकरी कभी नहीं करनी। और वो समय कोटा के अंदर
जो आपका कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसमें मैकेनिकल डिप्लोमा कर रहे थे। तो उनको लगा यार कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। अच्छा, हम लोग दोनों वहाँ पढ़ रहे सूरत में। इधर गोविंद भाई साहब के हिसाब से जो उनकी सैलरी आती थी उसमें से बहुत कम यार रहकर बाकी वहाँ भेजते थे। ओके। लेकिन ऐसा लगा कि वहाँ पे भेजने पे वो हमारी जो आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही। हमको ऐसा नहीं गुलछर उड़ा रहे हैं, हम पूरा ध्यान रखते थे। लेकिन आप सोचो 800 रुपये भेजे जाएंगे, उसमें क्या होगा सैलरी के अंदर से। और उनको लगा कि यार थोड़ा सा अर्निंग सोर्स बढ़ना चाहिए। अब वो कैसे बोले, राय सर को लगा यार कुछ मुझको भी कमाना चाहिए। तो संयोग से जेके में एक बच्चा था पंकज सिंगल, वो हकलाता था, तुतलाता था, और मिस्टर वी के बंसल पढ़ा रहे थे उस समय। ठीक है। तो उनके पास चला गया। अब किसी कारण से उनको मना कर दिया, बच्चे को तेरे को नहीं पढ़ा सकता मैं। बच्चा निराश हो गया, हताश हो गया। अब हम वहाँ जेके में रहते थे, वो अंकल जो सिंगल साहब वही बिल्कुल डायग्नोकली हमारे रहते थे। तो एक बार वो बच्चा पंकज सिंगल हमारे घर पर आ गया और राइफा से मिला कि भैया आप मैकेनिकल में कर रहे हो डिप्लोमा, अभी हल्का सा मैथ्स का एक क्वेश्चन बता दोगे क्या? ठीक है। बोले क्या टॉपिक? बता दिया। 2 दिन बाद बस आ गया, टॉपिक समझा दोगे क्या? बोले लाओ बुक लाओ, पढ़ के समझा दिया। और 2-3 दिन बाद आने लगा, 7 दिन तक चलता रहा। उसको भी अच्छा लगा समझने में, इनको भी अच्छा लगा पढ़ाने में। बाद में रोज आने लग गया और पढ़ना चालू कर दिया, क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया। समय निकलते मालूम नहीं पड़ा, उसको अच्छा लग रहा है, इनको भी आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है। धीरे धीरे इनको अच्छा लगा कि दिन अच्छा निकल रहा है। 2.5 महीने के बाद उसने एक 150 रुपये का लिफाफा राइस पैसों को ला के दिया कि सर ये पापा ने भिजवाया। और जैसे वो लिफाफा मिला, रायसन मम्मी को बोला मम्मी ये मेरी पहली कमाई, अब मैं यही काम करूँगा। वो पढ़ाना चालू कर दिया। अब पढ़ाना चालू कर दिया तो वहाँ पे बच्चे कोटा के अंदर तो नहीं, लेकिन जेके में जितने थे वो हल्के हल्के, पहले हिंदी मीडियम के, थोड़े इंग्लिश मीडियम के जो मीडियोकर बच्चे थे वो आने लग गए। करते करते खुशबू बाहर पहुँची जेके के, तो बाहर से बच्चे भी आने लग गए। 1.5 साल के अंदर लगभग 70-80 बच्चे हो गए। खुशबू इतनी फैल गई कि अब वो बैचलर थे तो उनके अब शादी के हिसाब से खुशबू फैली तो संबंध आने लग गए। अब हमारा वो SQG20 2 BHK था, गोविंद सर की शादी हो चुकी थी, उनका एक रूम, मम्मी, हम लोग जब भी आते तो हमारा ड्राइंग रूम, वहीं पे हमारा सोना होता था। जब उनके संबंध आने लग गए तो उनको लगा कि अब जेके में पढ़ाई की जगह नहीं रही, कहाँ पढ़ाऊँगा मैं इनको, तो अपने को इसको जेके से बाहर ले जाना पड़ेगा। तो इसको अपन एक इंस्टीट्यूट ग्रुप में डालते हैं। ठीक है। फिर उसको एक 18 अप्रैल 1988 में बाहर एक ईटन बल्लभबाड़ी में किराए की जगह ली, जिसका किराया था 10,000 रुपये पर महीना के हिसाब से, और वहाँ शुरुआत हुई और 8 बच्चों से वो सेशन स्टार्ट हुआ। सर जैसे जेके फैक्ट्रीज बंद हो गई, जैसे जेके फैक्ट्री का बड़ा नाम आता है, तो आपको क्या लगता है कि जैसे फैक्ट्रीज बंद हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का बहुत बड़ा एक रोल रहा है कोटा के नाम में? क्योंकि आज अगर इंडस्ट्रीज बंद होने के बाद अगर मुझे लगता है कि अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ना आती तो सर आपको क्या लगता है कि क्या रहता सर? देखो, आप मानते हैं कि कोचिंग की बहुत रोल है इसमें कोटा की ग्रोथ में? थोड़ा सा और क्लियर करूं पिक्चर। हाँ। हम लोग जब आए थे, मैं आपको बता रहा था, आ गए यहाँ पे 89 जून में आ गए, 1 साल निकल गया था 88 का, कोई खास रिजल्ट नहीं आया था। अब रायसर को मालूम था कि इसको पढ़ाने का शौक है, और मम्मी से बोला कि आप ब्रजेश को मुझे दे दो। आप ताजुब करेंगे उस समय कोचिंग को बहुत ही हे दृष्टि से देखते थे। अच्छा। बहुत मतलब लो क्लास मानते थे, और इतना बोलते थे बच्चे, मजाक में बोलते थे अगर कुछ नहीं है तो कोचिंग डाल दूंगा। तो मम्मी ने एकदम खटाक से क्या बोला, भाई कोचिंग का आजकल कुछ नहीं कह सकते, कोचिंग को इतना मतलब अच्छा नहीं मानते थे, ऐसी दृष्टि से नहीं देखते थे कि जो बहुत अच्छा काम हो। तो बोले इसने तो टॉप किया, इसको तो कहीं भी जॉब मिल जाएगा, क्यों दे दूँ, इसे क्यों दे दूँ, एज ए प्रोफेशन नहीं देखते। हाँ। तो उस समय रायसन एक बात बोली कि इसको पढ़ाने का शौक है, मेरी भी इच्छा थी पढ़ाने की। तो उन्होंने मम्मी से एक ऐसे सेंटेंस से मुझे मांग लिया कि मम्मी भी रोक नहीं पाई, और बोला अच्छा तू ले ले। उन्होंने बोला कि ज़िंदगी सफ़र में कभी भी कोई दिक्कत आएगी, आपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी, कोई पहाड़ टूटेगा, बिजली गिरेगी, वो इस तक जाए, मतलब मेरे तक जाए, उससे पहले उसे पास में गिरी मेरी लाश के ऊपर से गुजरता हूँ, इतना इसका ध्यान रखूँगा। अब तुम मम्मी दे दो मुझे ब्रजेश को, राजेश सर ने बोला ऐसा मांगा। मम्मी ने कहा ठीक है बेटा, दिया। अपन भी खुश। अब रोज़ स्टार्ट हो गए उनके साथ जाना। एक स्कूटर था लैम्ब्रेटा, उससे जाते थे, वहाँ पहुँचते थे,
वहाँ तो टीम पहले से तैयार थी। अब ये 89 जून के बाद से सफ़र चालू हुआ। हर सब्जेक्ट का फैकल्टी बोलो, उस समय तो हम बोलते टीचर, ये फैकल्टी नाम तो बाद में आया, लोगों ने क्या नाम दिया मालूम नहीं। अब फिजिक्स के मुझे सकलेचा पढ़ा रहे थे, दोनों डिसिप्लिन में, इंजीनियरिंग और मेडिकल में। बायो में वैष्णव सर, जूलॉजी बॉटनी, राइस सर मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री में चेंज होते रहे फेस, कभी कोई कभी कोई। अब जाके क्या करो, बोल तो ले, मांग तो लिया, तो जाके मैं क्या करता था, तो सब लोगों की तैयारी करता था। और वहाँ जाके हल्का सा, जैसे कहते हैं ना, शुरू में अपने ही घर का काम है तो पोंछा लगाना, झाड़ू लगाना, कुछ भी करना, ये काम करते थे। सबकी तैयारी करके बाद में क्लास चालू हो जाती, बाहर आके बैठ जाता था, बाहर मुड्ढा पड़ा होता था। लेकिन ऐसे मन में आया कि यार बाहर आके बैठना ही है, तो क्यों नहीं पहले आके बैठ जाए। जब बच्चे आने लगते तो पहले आके बैठ जाए। अब ये लोग आके अंदर बैठते हैं, बाहर आके बैठ जाता, तैयारी करके बाहर आके बैठ जाता। अब ये क्लास के लिए जाने के फाइल वाइल देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, चौक वॉक ले रहे हैं, तब तक मैं बाहर बैठा हूँ। तो 2-3 दिन बच्चों ने देखा है कौन बाहर बैठा हुआ है। एक दिन एक बच्चे ने ऐसे आके पूछ लिया, भैया आपने क्या किया है? मैंने इंजीनियरिंग करी। बोला मैथ्स की प्रॉब्लम बता दोगे? मैंने बता दो यार, मैथ्स तो मेरा वैसे इलेक्टिव रहा है जब खुद पढ़ता था। अच्छा, खुद हम जेके में उनसे पढ़े, वीके बंसल सर से। अच्छा, जब फर्स्ट टीडीसी में चल रहे थे, तो बता दी इसको मैथ्स की प्रॉब्लम। तो आपका तो सर तो फिर फिजिक्स का टीचर क्यों अभी बताते इसकी बात बताते। एक आध दिन बाद उसने फिजिक्स की प्रॉब्लम पूछ ली, वही बता दिया। एक ने सर केमिस्ट्री, मैंने हाथ जोड़ लिया, केमिस्ट्री उस समय अच्छी लगती थी, आज भी अच्छी लगती। धीरे धीरे बच्चों में बात फैल गई कि आराम से फिजिक्स मैथ्स की प्रॉब्लम बता रहे हैं। करते करते इंजीनियरिंग वाले बच्चे, मेडिकल वाले बच्चे मुझसे लगातार जुड़ते गए, पूछते गए। 3-3.5 महीने का सफ़र निकल गया। लगभग जुलाई के अंदर शुरुआत करी, जून में तो आए थे, जुलाई में शुरुआत करी थी, 3.5 महीने का नवंबर आ चुका था। एक दिन नवंबर की बात, 1989 नवंबर, जो सर थे फिजिक्स के, नीरज सकलेचा, वो आते हैं ऑफिस में, मैं राय से दोनों बैठे हुए थे कि सर मेरा बीकानेर MBA एंट्रेंस में हो चुका है और कल से मैं नहीं आऊँगा, और बस पापा ने बोला है कि आप केवल इन्फॉर्म करके आ जाओ। अरे क्या बात कर रहे हो यार सर, बस मैं, आप आशीर्वाद दीजिए आगे भविष्य के हिसाब से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आए, बस मैं सर आपसे ये इन्फॉर्म देके निकलना चाहता हूँ। बोले क्या मजाक कर रहे हो यार, तुम्हारा भी आधा रास्ता तय हुआ है, मई में एग्जाम है, 7 महीने बाकी, कोर्स कौन खत्म करेगा। बस सर, बस वो हाथ जोड़ के आशीर्वाद लेके चले गए। ऐसे एकदम बोले, सकते में आ गए यार ब्रिजेश क्या होगा, एकदम फिजिक्स दोनों सब जगह, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में भी, कौन पढ़ाएगा उसको। तो मैंने एकदम बोला बताओ कब से पढ़ाना है। बोले क्या बात करता है, तू पढ़ा लेगा। मैंने सारे बच्चे मुझसे जुड़े थे, 3.5 महीने के अंदर हर बच्चा मुझसे जुड़ चुका है, आप जब बोलो सब स्टार्ट कर दें। तो मैंने ऐसे चुटकी ली, मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था। बोलो क्या पढ़ाऊँ, मैथ्स पढ़ाऊँ कि फिजिक्स पढ़ाऊँ। बोले पढ़, मैथ्स तो मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा, मैथ्स सर का सब्जेक्ट था। तो वहाँ पे आवश्यकता थी ना फिजिक्स की, जबकि मैथ्स मेरा इलेक्टिव था शुरू से। तो मैंने से पूछा कि क्या पढ़ाऊँ, मैथ्स की फिजिक्स। तो बोले नहीं मैथ्स तो पढ़ाऊंगा ना। स्टार्ट कर दिया फिजिक्स पढ़ाना। अब ये 89 से 90 स्टार्ट हुआ, बड़ा सिलसिला बहुत गजब का है। 90 में मुझे आज भी याद है, हम दोनों बैठे हुए थे, तो वीके बंसल जो हमारे गुरु रह चुके हैं 85 के अंदर, वो आए। हमारे अंकल भी हैं, बड़े भी हैं, श्रद्धेय भी हैं, गुरु भी हैं। वो कहाँ ईटन बल्लभबाड़ी पे आए थे? हाँ, ईटन जहाँ पे बल्लभबाड़ी पे कोचिंग आए, था। और जैसे ही वो आए हम दोनों खड़े हो गए। ठीक है। अंकल आप पधारे, अहोभाग्य हमारे। बहुत रिनाउंड थे उस समय, बैठे, मैथ्स बहुत गजब पढ़ाते थे वो। उस समय उनका इंस्टीट्यूट नहीं डला था, क्लासेस नहीं डली थी, केवल मैथ्स पढ़ाते थे। तो उस समय जैसे कि सर चेयर पे थे या उस समय सर चलते फिरते? नहीं, उस समय चलते थे। हाँ, ठीक, आराम से आए वो। हाँ। मतलब इतना उनका हैंडीकैप इतना नहीं हुआ था, लेकिन आराम से आए, मतलब जो उनका तरीका था आने का, उससे आए और आके बैठे। अंकल यार राजेश ये बताओ इंस्टीट्यूट कैसे डालते हैं, इंस्टीट्यूट डालना हमको भी यार। बोले सर कुछ भी नहीं इसमें तो। अंकल इसमें तो क्या है, 3 सब्जेक्ट आपके अगर इंजीनियरिंग के हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो आप 3 जने मिल जाएं और एक छत के नीचे आपस का अच्छा कोऑर्डिनेशन रखें, कुल मिला के बच्चों को एक तैयार करें ऑलराउंडर, कोई अपने सब्जेक्ट को वेटेज ना दे, तो आपस का समन्वय हो तो आराम से आप स्टार्ट कर सकते हो। बोले इतना सा, बोले जगह तो अपने पास है, कोई दिक्कत ही नहीं। बोले जहाँ हम पढ़ा रहे हैं वहीं कर लेंगे। तो यार मैथ्स तो हम पढ़ा लेंगे, केमिस्ट्री राव पढ़ा लेंगे, हमारे जेके के ही पड़ोसी हैं अच्छी तरह से, फिजिक्स कौन पढ़ाएगा। तो मैंने अंकल से बोला अंकल आप अगर मुझको अवसर दें, मौका दें, उस पर विश्वास करें तो मैं पढ़ा लूँगा। बोले यार तुम्हारी तो भैंस अच्छी थी। तो राय सर ने बोला, राय सर ने बोला
कि आजकल यही पढ़ा रहा है, फिजिक्स अच्छी पढ़ा रहा है, और बीच में पढ़ाना चालू किया और बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले ठीक है, बोले अपन चालू करते हैं, शुरुआत कर रहे हैं आईटी की कोटा में पहली बार, एक साथ एक छत के नीचे तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, लेकिन मुझे तो टॉप बेस से स्टार्ट करना है। फिजिक्स तुम शुरू कर रहे हो तो मैं एक हल्की सी कंडीशन रख रहा हूँ, मेरी बेटी भी 12th रनिंग है, ठीक है। तो कोटा में जितने भी स्कूल हैं उन सब का मैं एक एंट्रेंस टेस्ट कराऊंगा 12 रनिंग बच्चों का, और उसमें से टॉप बच्चों छांट कर 13 बच्चे वो लूँगा, एक मेरी बच्चे को मिला के 14 बच्चों का बैच बनाऊंगा। ठीक है। लेकिन बच्चे को शर्त में रख रहा हूँ ताकि तुम पर एक वॉच रख सकूँ कि कैसा पढ़ा रहे हो। मैंने अंकल जैसे आपकी इच्छा, बिल्कुल आपका अधिकार है। तो हमारा डिसाइड हुआ, उन्होंने एक पूरा टेस्ट लिया, 14 बच्चों का उसको मिलाकर बैच बना, और जो उनका विज्ञान नगर में घर था पहले, वहाँ पे उन्होंने मेरे को ऊपर एक रूम बनाया फिजिक्स के लिए, और खुद नीचे वो जो टेबल थी उस पर बच्चों को बिठा के पढ़ाते थे, और वहाँ से आईटी का सिलसिला चालू हुआ। ये पहला आईटी का सेशन हुआ कोटा में 1991, मतलब वीके बंसल क्लासेस के हिसाब से बंसल क्लासेस जो हुई उसका पहला बैच था 1991, जहाँ पे शुरुआत 3 सब्जेक्ट में मैथ्स उन्होंने पढ़ाई, फिजिक्स मैंने, और केमिस्ट्री राव सर ने पढ़ाई। तो ये बात बहुत लोग नहीं जानते कि आप बंसल पे भी पढ़ा चुके हैं। तो सर उस समय मतलब बंसल सर के बारे में बताइए, क्या माहौल रहता था सर, कैसे थे? अभी आगे लेके चलते हैं, आपको सब दिख जाएगा, इसमें माहौल आ जाएगा सब। इधर तो रायसर ने मना कर दिया कि मैथ्स तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैथ्स तो छूटी नहीं। तो जब वीके बंसल क्लासेस के साथ में जाता था ना पढ़ाने, तो पहले क्लास में जाके बच्चों की मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता, आईटी वाले बच्चों की भी, फिर फिजिक्स पढ़ाता था। ना चाह के भी मैथ्स को हटा नहीं पाया, अपने से दूर नहीं कर पाया। मेरा मैथ्स ज़्यादा इलेक्टिव था मेरा। अब ये करते करते साहब ये 90 का सेशन चल रहा है, 90 का चलते चलते बरसात का मौसम आ गया। मैं हमेशा घर से एक इंदू सूची गाड़ी थी, मोटरसाइकिल, उससे जाता था। बढ़िया चल रहा सिलसिला, आराम से हम बीच में बैठते थे ब्रेक के अंदर, हिंदी में ज़्यादा बातें करते थे, मैकेनिक्स क्वेश्चन डिस्कस करते थे। एक दिन जब मैं अपनी गाड़ी से, बरसात का मौसम था, निकला, तो एडोम सर्कल है, यहाँ पर मैं टर्न कर रहा था, मुझे एक छींक आ गई। जैसे छींक आई तो बैलेंस बिगड़ा, तो मेरी गाड़ी जो विज्ञान नगर के लिए जानी थी वो आगे बढ़ के जो दादावड़ी का रास्ता है, या कि तो आपका दशहरा मैदान का रास्ता, उधर चली गई। और तब तक सामने से ट्रक आ रहा था, उसमें गाड़ी, बस में उसमें नीचे आते थे बचा। अरे बाप, एक पल तो सक पका गया कि क्या हुआ। जैसे अपने को वापस से जीवन पाया, रुक कर ऊपर देखा, पापा को ध्यान किया। पापा की बात जो मम्मी ने बताई थी कि मम्मी को छोड़ के क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि ब्रजेश छोटा है, तुम उसका ध्यान रखना, वो बात एकदम ध्यान आई। मन में चल रही थी एक उथल पुथल, क्लास लेने आगे जाऊँ कि वापस घर जाऊँ। तो पापा से प्रेरणा मिली, एक बार मम्मी के पास जाऊँ। वापस गाड़ी को, जो हमारा घर था बल्लभबाड़ी में, उधर लेके मम्मी के पास गया। जो हादसा हुआ तो पूरा बताया। उनका ठाकुर ने रक्षा करी बेटा, बहुत अच्छी बात है। मैंने वो तो ठीक है, लेकिन बच्चे वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको इतला तो करूँ मैं कि आज नहीं आ पा रहा हूँ। मोबाइल नाम की चीज़ ही नहीं थी उस समय। कोशिश करी फ़ोन लगाने की, बहुत कोशिश करते रहे, बरसात चल रही थी, क्या मालूम कार्बन की प्रॉब्लम थी, क्या थी, कांटेक्ट नहीं हो पाया। या ये मान लो कुछ होने वाला था अगले दिन, इसलिए नहीं हुआ। कोई होने को कोई रोक नहीं सकता, टाल नहीं सकता। नेक्स्ट डे मैं जब गया क्लास लेने, बंसल क्लासेस पर, अपने फिजिक्स सब्जेक्ट की क्लास लेने, मैं जैसे नीचे उनके ड्राइंग रूम में एंटर किया, जहाँ उनकी टेबल होती थी, कभी आपने भी देखा होगा, तो बच्चे वहाँ बैठते थे, और उनके एक बीच में जो कहते हैं मेन, जो कह दीजिए, वहाँ उनकी कुर्सी होती थी, बैच चल रहा था। जैसे मैं घुसा, अंकल ने लपक के डांटना चालू कर दिया। आपको? क्यों? मैं तो एकदम अचंभित हो गया, क्या हो गया, वो चक्कर रह गया। मैं उस रूम को क्रॉस करके जैसे जीने तक पहुंचा, क्योंकि मुझे फर्स्ट फ्लोर पे जाना था, वहाँ मेरी क्लास होती थी, तब तक समझ गया कि क्या कारण है। सोचते सोचते स्टेप चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंचा, और जैसे ही क्लास से पहुंचा, और बच्चों क्या हालचाल है, हाउ द जोश, मतलब फिर भूल गया कि क्या था, क्योंकि बच्चों का क्या दोष है, बच्चे इंतजार कर रहे थे। वापस पहले मैथ्स की प्रॉब्लम बताई, और फिर फिजिक्स का टॉपिक आगे बढ़ाया, और वापस उतर के घर पे आ गया। मम्मी को बताया, आयुष भाई को बताया, पूरा वृतांत सुनाया, क्या क्या हुआ। मम्मी ने खटाक से बोला, बेटा अपन मान धन है, अपन को कोई क्लास जरूरत नहीं जाने की, कल से नहीं जाएगा तो।
तो राय से बोले यार ब्रिजेश क्या जरूरत है, अपने यहाँ इतना बैच है तो पढ़ाई रहा, कोई दिक्कत ही नहीं। मैंने ठीक है, अपने को धन से भी मतलब नहीं। और मैंने जो क्लास में क्वेश्चन बनाए थे ना, तो जैसे गेस्ट पेपर का वहाँ होता था, ऐसे ही उस आईटी में जो कि पहला सेशन था कोटा का, आईटी 1991 जो मई में हुई थी, उसमें क्लास के कराए 4 क्वेश्चन एज इट इज आ गए। अब जो पहला रिजल्ट आया उसमें 14 में 7 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। रिजल्ट था बंसल क्लासेस का। रिजल्ट की बधाई देने के लिए मैं बंसल क्लासेस पे गया, एक अंकल के लिए गुलदस्ता लेके गया और अंकल को बोला, अंकल आपका पहला रिजल्ट शानदार रहा, मज़ा आ गया। 14 में 7 बच्चे निकले अंकल। अंकल क्या बोले, अभी भी लाला ब्रिजेश नाराज़ हो क्या मुझसे, अब तो आ जाओ, लौट आओ। मैंने अंकल तब तक एलन पर मैं बताऊंगा अभी आपको, क्योंकि मई में एग्ज़ाम होता है आईटी का, रिज़ल्ट आता है करीबन 45 दिन के बाद। तब तक क्या हुआ था, अगर आप देखेंगे गूगल करके देखेंगे, 21 मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई थी। अच्छा। 21 मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई थी। तो बोर्ड के एग्ज़ाम तो हो गए थे, लेकिन राजस्थान पीईटी और जो पीएमटी एग्ज़ाम होते हैं ना, वो 60 दिन 2 महीने आगे खिसक गए थे। तो हमें जो क्रैश कोर्स में 45 दिन का टाइम मिलता था, उसमें 60 दिन एक्स्ट्रा मिल गए, तो 105 दिन हो गए। और तब तक खुशबू फैल चुकी थी कोटा में कैसे फीस पढ़ाई जा रही, तो एकदम हमारे पास ज़्यादा बैच बन गए और 105 दिन का सफ़र 8 बैच हो गए, लगभग 5 3 या 4 बैच दोनों मिला के 8 बैच हो गए थे। तो लोड एकदम आ गया और फिजिक्स दोनों पढ़ाना है, इंजीनियरिंग में मेडिकल में भी। तो अंकल ने बोला ब्रिजेश वापस आ जाओ। मैंने अंकल मेरे पास 8 बैच का लोड आ गया और एकदम क्रैश कोर्स में होकर ये तो शॉर्ट टर्म कोर्स बन गया है, तो मुझे वहाँ ढंग से करना है, कभी आगे होगा आप जब बोलेंगे आ जाऊँगा। आपका तो शिष्य रहा हूँ, आपका तो कह दीजिए अंकल के साथ से एक वो भी रहा हूँ, बेटे की तरह भी रहा हूँ। आप जब आज्ञा करेंगे तब आ जाऊँगा। अभी मेरा अंकल वहाँ पे जिम्मेदारी है और जवाबदेही कि मुझे वहाँ उसको कोर्स को ढंग से करना है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन सा ईयर में आपको लगता है कि एलन का सबसे बेस्ट रिजल्ट था, जिसमें सबसे ज़्यादा नाम हुआ एलन का? एरन के 2 रिजल्ट, एक इंजीनियरिंग सेक्शन का, वो तो 94 का था, जिसमें टॉप 10 में 5 रैंक आई थी, और मेडिकल का नो डाउट फर्स्ट रैंक जो आई थी 95 के अंदर। और दोनों स्ट्रीम, दोनों सेक्शन टॉप पर आ गए थे। इंजीनियरिंग सेक्शन 94 से आ गया था और 95 में जो आज थी मेडिकल की फर्स्ट रैंक आज वो भी हो गई। फिर तो एलन को अपने आप पर लग गए और लगा था, एलन उड़ान भरता चला गया। राइट सर। तो सर उसके बाद आपको क्या लगता है कि फिर से कैसे जर्नी आगे बढ़ी, मतलब कि 90s, अब 90s के बाद अब 2000 में आ गए हैं, तो 2000 का सफ़र कैसा रहा अभी 2023 तक का? हर डिकेड में खास बात हुई। जैसे एक डिकेड चला आपका 91 से लेके 2000 तक, ठीक है, लेकिन जैसे एंड हो रहा था तो वहाँ एक नई चीज़ आई। जैसे 91 में बात करी तो आईटी और एक साथ साथ जो शॉर्ट टर्म कोर्स था उसी में मेडिकल की जो राजस्थान पीएमटी एग्ज़ाम होता है आई थी 2nd रैंक। कहीं को मालूम ही नहीं वो रिज़ल्ट। मतलब आपको बताऊं थोड़ी सी बात कि जब ये स्टार्ट किया था मैंने पढ़ाने के हिसाब से, तो मैंने स्टार्ट करती 4 कमिटमेंट किए थे। एक सबसे पहले तो ये कह दूं कि खुद ने गरीबी को बहुत पास से देखा था, उसका आज भी जहन के हिसाब से अंदर चल रहा है कि कितना दर्द होता है, वो आज भी जहन में वो बात है। तो सबसे पहले तो बोला कि कोई भी बच्चा टैलेंट अगर कोटा का है उससे बाहर नहीं जाने देना है। तो जब स्टार्ट किया था तो कोटा का टैलेंट सब जयपुर जाता था, शर्मा कॉलेज, काला कॉलेज, वहाँ जाता था। तो विश्वास ही नहीं था बच्चों को कि यार कोटा में कुछ पढ़ाई होती होगी। तो पहले तो टैलेंट कोटा का कोटा में रुकना है, पहला कमिटमेंट। ठीक है। और कब मालूम पड़ेगा कि रुका, रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा। हाँ। तो दूसरा बाहर के टैलेंट को कोटा में लाना है, यानी अट्रैक्ट करना है। ये उस समय आप लोग सोचते थे कि बाहर के, जैसा आज यूपी बिहार से लाखों बच्चे कोटा आते हैं, तो उस समय ये थिंकिंग होती थी कि बाहर से लाला जी सोचा क्या था, कमिटमेंट किया था कि इससे शादी पहले करनी ही नहीं है। अच्छा। 2 तो पहले शुरू कमिटमेंट ये हो गए कि कोटा का टैलेंट कोटा में रोकना है और बाहर के टैलेंट कोटा में लाना है। तीसरा, कोटा को पढ़ाई के हिसाब से पहचान देनी। कि पापा से उस समय कहा था पढ़ाने उतरूंगा तो फेस पढ़ाऊंगा, और कोटा को पहचान मिलने भी लगी। एक बात और रखी, कोई बच्चा कहीं से भी आए, लेकिन अगर वो आर्थिक रूप से तंग है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोई गुदड़ी का लाल है, गरीबी बच्चा है, उसको पढ़ाई में कभी रुकावट नहीं आने देंगे। क्योंकि खुद ने भी गरीबी को पास से देखा है, पापा चले गए तब। और इन 4 कमिटमेंट के साथ
शुरुआत करी थी। हम्म, जब 93 में सेकंड थर्ड रैंक आ गई, बातें तो बहुत हैं, वो रैंक भी कैसे आई थी, क्या हुई थी, ताज्जुब होगा आपको। लेकिन तब वो रैंक आने के बाद मम्मी ने बोला आप क्या विचार है, मैंने कहा, आप जैसा आगे शुरुधार रही, क्योंकि कोटा का टैलेंट कोटा में रुक गया है तो बाकी सब कनेक्टेड है हम्म, कि अपने आप बच्चा बाहर का आएगा। हम्म। तो 93 में नवंबर में सगाई हो गई और 94 में 7 मार्च 94 में मैरिज हो गई। और जब 93 में जिसके साथ मेरा लाइफ के हिसाब से संबंध जुड़ा, मेरी लाइफ पार्टनर, बेटर हाफ, या कह दीजिए हम जोली हम राही हम सफ़र, तो हम लोग जब पहली बार मिले तो मैंने उससे एक शर्त रखी थी हम्म, कि मेरे बहुत बच्चे हैं। अच्छा वो एकदम खबर कि मतलब समझ नहीं मैं मैंने कहा कि जो एलन पे बच्चे वो मेरे बच्चे हैं, अच्छा तो मुझे उनके लिए टाइम देना है। तुम अगर तैयार हो कि तुम मुझे अभी से अलाउ करो कि आपको मैं टाइम में कभी रोकूंगी नहीं, तो मैं हाँ भरूँ। हम्म, बोले मैं तैयार हूँ। बोले लिख के दे दूँगा, लिख के दे दो, लिख के दे दिया, तो मैंने हाँ भर दी। और आप ताज्जुब करोगे, हम जब बातें करते थे ना सगाई से मैरिज के बीच में, हम एलन की बातें करते थे, कैसी पढ़ाई चल रही, क्या चल रही है। ये बच्चे जो सुने आप दिखाएं कभी, तो उनको लगे उस समय पुरुषार्थ को सबसे ऊपर लेके चल रहा था। ठीक है, लाइफ पार्टनर साथ में कभी घूम लें, कोई दिक्कत नहीं, उस समय हमारा चलता था। और हम बात करते वो बोलती थी आपके 94 में इस बार 5 रैंक आने वाली है। हम्म। मतलब उसको पहले इंट्यूशन होता था, मैम को पहले से पहले feel- से होता था। हाँ, और जब शादी हो गई 7 मार्च, बहू बन के आ गई, हम्म, आते ही उसने बोला जो मैं कह रही हूँ वो बात पक्की है, हम्म, आपके इस बार पीटी राजस्थान पीटी में 94 में 5 रैंक आने वाली है। अब जैसे ही 94 से 95 चल रहा था, उसने बोला कि अब आपके इस बार मेडिकल में फर्स्ट रैंक आने वाली है। तो ये मुझे टच छूट बता रहा हूँ, ये उसके इंट्यूशन थे। मुझे ऐसा और ये जो राइश भाई साहब है उनसे पूछना, वही बोलेंगे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटे सर। एक शर्त रख दी कि 95 फर्स्ट रैंक आएगी मेडिकल में, लेकिन शर्त है जब आपको मालूम पड़ जाए कि रिजल्ट कल अखबार में आ रहा है, तो आप दोनों भाई हम्म, सीधे नाथद्वारा जाएंगे। ना दोबारा। वहाँ जाके पहले अखबार नहीं देखेंगे, मंगला के दर्शन करेंगे और उसके बाद अखबार देखेंगे। बिल्कुल हमने उस बात को फॉलो किया और 95 में फर्स्ट रैंक, वो तो उसका इंट्यूशन था। इधर हम भी जब बात करते थे, पढ़ाई चल रही है, बच्चे जो हैं, मुझे आज भी याद है B2 बैच था मेडिकल में, एक ही बच्चा लगता है पढ़ता है केवल, बाकी कोई पढ़ता ही नहीं। लगता है इस बच्चा कोई है कि नहीं, बैच पूरा भरा हुआ है, लेकिन लगता है सब ऐसे है कि बस टाइम पास के लिए आ रहे हैं। अच्छा वो अकेला बच्चा धौलपुर से था, पंकज अग्रवाल, क्लास में कोई भी क्वेश्चन दो न्यूमेरिकल खटाक से सॉल्व करता था, इतनी इसकी फास्ट मैथ्स कैलकुलेशन थी। कोई भी पूछूं घुमा फिरा के उन्हें जवाब देता था। दिमागी थोड़ा गजब थोड़ा था, दिमागी रूप से बहुत तेज था, थॉट प्रोसेस गजब का था उसका। मुझे लगा इस क्लास में एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ मैं। सफ़र चल रहा था, जो हो गया बच्चा आगे आगे, जो भी कोई बात नहीं। हम तो लेके चलते थे कि एलन के हिसाब से हमारा तरीका ये था कि बच्चों को कोशिश करेंगे, गधे को खच्चर बनाएंगे, खच्चर को घोड़ा बनाएंगे और घोड़े को रेस का घोड़ा बनाएंगे। क्या नहीं हो सकता, टीचर क्या नहीं कर सकता, टीचर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसको तो सोचना ही पॉजिटिव। तो जो बच्चे थे उनमें एनर्जी डालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन ठीक है जैसे भी थे। 2.5-3 महीने का तो बच्चा मुझसे बोलता है कि सर मुझे आपसे अलग से कुछ मिलना है, बात करनी। ठीक है, टाइम दिया उसको, अलग से आया, बोला सर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ क्लास के जितने ही बच्चे, उनकी सारी प्रॉब्लम पहले मैं सॉल्व करूँगा, जो मुझसे नहीं होगी वो आप तक पहुँचेगी। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है फिजिक्स में, सर मुझे ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम भी देना है, तो फिजिक्स में जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक है वो मुझे आप पढ़ा दीजिए। हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, कमिटमेंट उसने भी किया, मैंने भी किया। मैंने उसको अलग से 8 टॉपिक पढ़ाए, उसने इस बात का ध्यान रखा क्लास की किसी प्रॉब्लम को, नॉर्मल प्रॉब्लम को मेरे पास नहीं आने दिया। अब जब मैं वैष्णव सर और सक्सेना सर मिलते थे बीच में ब्रेक में कभी भी, तो हम बात करते थे कि यार अगर RPMT का पेपर अच्छा आएगा फिजिक्स का तो पंकज अग्रवाल टॉप कर सकता है, बढ़िया रिजल्ट, मतलब धांसू आ सकता है, रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। अगर बायो का अच्छा आ गया तो वैष्णव साहब कहते कि ये राधा वल्लभ गुप्ता करेगा। केमिस्ट्री का आ गया तो कहते सक्सेना सर कि देशचंद गुप्ता करेगा। चलता रहा सफ़र। इधर उसने इंट्यूशन कर दिया था, बता दिया था कि भाई फर्स्ट रैंक आ रही है। इधर हमको भी लग रहा था कि 3 बच्चों के नाम चल रहे हैं। अब साहब RPMT 95 का एग्ज़ाम हुआ। आज भी मुझे वो घटना याद है, पल तो नहीं बोलूँ, घटना याद है। हम लोग
बच्चों को पहले ही बताते थे कि आपको क्वेश्चन याद करके आने हैं। ये तरीका होता है बच्चों को, अगर पहले से गेस एवोल्यूशन करना है, बच्चों में उत्सुकता होती है पेपर के बाद हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, क्या रिजल्ट आएगा, क्या रैंक होगी, आज भी चलता है सब। तो हम बच्चों को पहले ही बोलते थे कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी मिला के 400 क्वेश्चन है, तो किस बच्चे को कौन सा क्वेश्चन याद करके आना है और बाद में हम स्लिप देंगे, उस पर लिख के हमें देना है। ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चन के कलेक्शन से पेपर बना लेंगे, फिर की बनाएंगे और बच्चों के गेस एवोल्यूशन करेंगे। हम लोग पहुँचे, जून का महीना था, पहला पेपर फिजिक्स का, सेंटर गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, मैं, राजेश भाई साहब, वैष्णव सर, सक्सेना सर और हमारे साथ बालमुकुंद थे। वहाँ पहुँचे, जाके अपना अरेंजमेंट कर लिया। गर्मी का टाइम तो पानी वानी का वो टंकी भी रखी, टैंक भी रखा और व्यवस्था कर दी। पेपर के हिसाब से लास्ट जो 5 मिनट की बैल होती बजी, एक बच्चा बाहर नहीं आया। ऐसे बोले यार एक बच्चा भी नहीं आया। मैंने फिजिक्स का पेपर, मेडिकल वालों को टाइम लगता है, कोई बात नहीं, देखते हैं। और मैं हम क्लास में कहते भी कि टाइम पूरा यूज़ कर रहा करो, जल्दी क्या, बाहर कौन इंतजार कर रहा है आपका। जब पूरी बैल बज गई, बच्चे निकलने लगे, तो बाल मुकुंद स्लिप लेके खड़ा हो गया खाली, और मैं भी पास खड़ा हो गया। भाई मेरे उत्सुकता है, पेपर लग रहा है मेरा एग्जाम है, मेरा पेपर हो रहा है। अब बच्चे पास आते, वो कहते लिखो बेटा, पर्ची लेके फाड़ देते। अच्छा। फिर आते, करीबन 15-20 पर्ची जब फट गई ना, मैंने कोई नहीं लिख रहा, क्या बात है। अब वो भी देख रहे तीनों बैठे हुए कि यार पर्ची फट रही, कोई लिख ही नहीं रहा। मैं थोड़ा अपना आगे चलते हैं, बालमुकुंद ऐसा करो, क्वेश्चन मत पूछो। अब ये पूछो किसी बच्चे कितने क्वेश्चन किए, 100 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ये पूछो तुम तो। अब जो बच्चा आता, उससे पूछो कितने क्वेश्चन किए, कोई बोलता सर 48, कोई कहता 52, कोई कहता 56, कोई कहता 40। पूछते गए। अच्छे जो वहाँ सेंटर पे अच्छे बच्चे थे, टॉपर बच्चे थे, जो अपने एलन के ट्रैक पे अच्छा परफॉर्म कर रहे, उनसे पूछा तो फाइनली मालूम पड़ा गवर्नमेंट कॉलेज कोटा सेंटर से मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 क्वेश्चन मालूम पड़ा 100 में 68। और बच्चे बोले सर बहुत आउट ऑफ सिलेबस आ गया। जैसे बच्चों ने बोला आउट ऑफ सिलेबस आ गया, मैंने खटाक से राय सर को बोला, राय सर फर्स्ट रैंक आ गई। बोले क्या बात करते हो, अभी तो पेपर फिजिक्स का हुआ केवल। वो बोले वैष्णव सर अभी तो हमारा जूलॉजी बॉटनी बाकी है। वो बोले सक्सेना सर अभी केमिस्ट्री बाकी है। मैंने नाम भी सुन लो, फर्स्ट रैंक आ गई पंकज अग्रवाल, उसने ऐसा अटेम्प्ट किया होगा आज, उसने कुछ बाकी नहीं छोड़ा। अब यहाँ तो क्वेश्चन मिल नहीं, चलो अपन चलते हैं। हमने वहाँ सब समेटा किया, आगे सब अब बोल तो दिया फर्स्ट रैंक आ गई, नाम बता दिया, बाकी सब तो खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि उसका सेंटर वहाँ नहीं था, उसका था महात्मा गांधी रामपुरा में सेंटर। जब 2 घंटे बाद वहाँ से जो हरी जी गए थे वो लेके आए, उनका इंतज़ार कर रहे थे, वो आके बोलते हैं पसीने तरबतर, जून का महीना था, एक छोटी सी पर्ची जेब से निकाल के बोली, एक बच्चे ने ये पर्ची दिए और बोला मैंने 93 क्वेश्चन किए और ये 7 क्वेश्चन लिख के दिए। कहा तो एक भी क्वेश्चन नहीं मिला था, तो उससे 93 क्वेश्चन किए, अपनी लैंग्वेज बोला 93 मतलब 93 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन लिख के दिए। ऐसा बोला अब आएगा मज़ा। तो पेपर ही पूरा बन गया और कहाँ 68 क्वेश्चन थे गवर्नमेंट कॉलेज कोटा से और ये 93, 25 क्वेश्चन का डिफरेंस यहीं हो गया। फर्स्ट रैंक आई, फर्स्ट रैंक, यस, RPM to 95 फर्स्ट रैंक। आज बच्चा बाड़मेर के अंदर है, पीडियाट्रिक, तो मैं डॉक्टर पंकज अग्रवाल। तो एलन से फर्स्ट रैंक उसी समय आया था 95 के अंदर, 95 के अंदर, RPMT राजस्थान PMT से बोलते हैं। मतलब कोटा में उस समय फिजिक्स की ऐसी पहचान बन गई कि बच्चे फिजिक्स के कारण बाहर से आने लग गए। ये खुशबू ऐसी 95 के बाद ऐसी फैली, तो फर्स्ट रैंक वही धौलपुर का बच्चा था वो, फिर बच्चा आपके राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट से, हर नगर से आने लगा, फिर धीरे बाहर से भी आने लगा और फिर अपने रिजल्ट मेडिकल में ही बढ़ता गया, इंजीनियरिंग बढ़ता गया। तो 95 के बाद रुका नहीं और रिजल्ट बढ़ते ही चले गए। राइट, तो मतलब कि उसके बाद तो सालों साल अच्छे रिजल्ट देते गए और आज तो सर कितने सारे टॉपर्स और IIT और नीट डिवीज़न जो भी देख लीजिए भरे पड़े हैं, तो सर उसकी तो कमी है नहीं, उसकी तारीफ़ जितनी की जाए कमी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज कोई ऐसा IIT या कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं होगा जहाँ पे एलन के स्टूडेंट नहीं होंगे आज के समय में। सर अब जो हम नेक्स्ट है, मैंने कुछ रैपिड फायर राउंड तैयार कर रखे हैं आपके लिए। मैं वो कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, शॉर्ट्स में आपको 60 सेकंड में आपको आंसर करने रहेंगे। ओके, ट्राई करते हैं। हमारा पहला सवाल है रैपिड फायर राउंड का कि कोई एक ऐसा सीक्रेट के बारे में आप बताओ जो आज तक आपने किसी से शेयर नहीं किया हो और सबसे पहली बार आप इसी पॉडकास्ट में शेयर कर रहे हो। चलो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। मैं जो गेस्ट पेपर की जो मेरी आदत थी ना,
तो मेरी एक भतीजी नैना मेरे पास थी, साले साहब की लड़की है। जब वो 12th में थी, उसका इलेक्टिव सब्जेक्ट मैथ्स था। तो मुझे आज भी याद है, मैं उसको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था। तो मैंने ऐसे ही बोला कि बेटा ये क्वेश्चन कल तुम्हारे आ रहा है और शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा। टच वुड कोई वुड है क्या, टच कर लूँ ताकि लगे झूठ नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल। इससे जो लोग सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं लग सकता है तो नहीं है सोचेंगे, सर, ग्रास है यहाँ। ग्रास के मतलब मान लो ग्रास ला ये सकता किसकी है? हूँ वुड की नहीं है। हाँ। भाई सही बोल रहा हूँ बिल्कुल, आप चाहो तो उसको फ़ोन कर लेना। अच्छा। तो उसको ने बोला ये क्वेश्चन शायद आपका लास्ट क्वेश्चन होगा और 6 नंबर का होगा। और उसने उस क्वेश्चन को ढंग से समझ लिया, रट लिया, जो भी कर लिया। जाके अगले दिन गई एग्ज़ाम देने, पेपर को उसने तो उल्टा देखा और लास्ट वही क्वेश्चन, और अपने आंसर बुकलेट सबसे पहले उस क्वेश्चन कर दिया सॉल्व। और पेपर ऐसा था कि बाकी बच्चे उस पेपर को अटेम्प्ट करने में वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। अच्छा। अब जब मैथ्स की टीचर कॉपी चेक कर रही थी तो देख रही कि अकेली उसी बच्ची ने इस क्वेश्चन को किया, सबसे नंबर फर्स्ट उसमें किया। क्यों किया? उनके मन में आ गया खतरे की कोई बात, यार पेपर कोई किसी ने आउट तो नहीं कर दिया मेरा। उनको लगा मेरे ऊपर आ जाए कि पेपर आउट हो गया तो प्रिंसिपल वो मेरे माथे आ जाए। तो उसने नैना से बात करी, तो नैना ने बोला कि हमारे फूफा जी ने पहले ही बताया था। बोले फूफा जी कौन? बोले जो आइलैंड के डायरेक्टर। बोले वो आपके फूफा जी हैं? बोले फिर ऐसा करो पीटी में उनको बुलाओ। तो मुझे बुलाया गया, तो मैंने कहा कि मेरे जब पढ़ता था इंजीनियरिंग कॉलेज में तब भी मैं ऐसे गेस्ट पेपर बनाता था, ऐसा गेस्ट पेपर बैठता था। ये बात मैंने कहीं नहीं बताई। एक सवाल, बहुत प्यारा सवाल है कि क्या आपको आज भी पढ़ाने का मन करता है? क्या आज भी आपको पढ़ाने से प्यार है? वो तो आप देख सकते हो, अभी कोरोना के टाइम में जरूरत पड़ी, मन करता है कि फिर से वापस से क्लास में जाए और पढ़ाए उसी बिल्कुल एनर्जी के बिल्कुल साथ? बिल्कुल। मतलब कभी कोई जगह बोले कि सर नहीं आया, मुझे बुला लो, पढ़ाना चालू कर दूंगा। ठीक है। पढ़ाई से इतनी प्रीत, इतनी मोहब्बत है। आप ताज्जुब करोगे कि मैंने अपने छोटे बेटे के साथ ना उसके पढ़ाई के सब्जेक्ट जो होते थे, पोएम में उसको पहले मैं याद करता, उसको भी तैयार करता, एक लाइन में बोलता, फिर एक लाइन वो बोलता, फिर एक पैराग्राफ में बोलता, फिर वो बोलता, उल्टा करके बोलता, कुल मिला के उसको भी याद हो जाता, मुझको याद हो जाता। ठीक है। उसके साथ सारे सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ा है। सर, जो नेक्स्ट सवाल है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी सुनना चाहेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फिकेशन किस में आता है, रिजल्ट्स में या रैंक में? मैं दोनों बातें चाहता हूँ कि कुल मिलाकर हर बच्चे को अपना एक सिलेक्शन चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा होता है जब कन्वर्जन ज़्यादा हो। क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आलोक जैन जो हमारा 94 में सेकंड रैंक आई थी, उसकी 12th में सप्लीमेंट्री थी। सोचिए आप, उसकी रैंक सेकंड रैंक आई है। तो बच्चा अगर आप उसको प्रॉपर रूप से मोटिवेट करो, बूस्टअप करो, उसकी केयरिंग करो और उसको साथ लेके चलो, उसकी अगर एनर्जी पूरी क्रिएटिव लग जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा एग्जाम्पल बना। मैं जब भी कहीं मौका मिलता है, कोई टीचर्स को समझाना होता है, उनसे कहता हूँ, कहीं किसी बच्चे से बोलता गधा है तो कुछ नहीं हो सकता, कोई बच्चा कुछ भी पलट के जवाब दे सकता है। इसलिए हमेशा टीचर को पॉजिटिव होना चाहिए। सर, एक सवाल मैं आपके पर्सनल लाइफ से पूछना चाहूँगा। आपके दो बेटे हैं, एक अमन सर और एक आराध्या मान सर। मैं भी पर्सनली जानता हूँ उन्हें, तो ये वीडियो मैं उनसे शेयर करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये जवाब देना है कि आप अपने दोनों बेटों में से किसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो? बड़ा और छोटा मैं कंपेयर नहीं कर सकता। मैं इसका जवाब आपको दे चुका हूँ। मैं 2 लंग से किसको मैं ज़्यादा प्यार करूँ, एक भी ख़राब हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। अब शॉर्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो कि बच्चों का एग्जाम सामने है, तो जेईई और नीट के लिए उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे 60 सेकंड में? जो भी किया है उस पर विश्वास करो। इस समय नया कुछ नहीं करना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपनी गलतियों का मिरर जो है उसको ढंग से देखो, क्योंकि उससे आपका लॉस ज़्यादा होता है। तो उसके मेडिकल डोज के रूप में लेके चलो कि आपको फाइनल डे कोई गलती रिपीट नहीं हो। तो सुबह उठो, एक बार देखो, दोपहर में पावर नैप के बाद देखो, रात को सोने जाओ उससे पहले देखो, और जहाँ भी तैयारी कर रहे हो, जब भी कोई मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, कोई प्रैक्टिस टेस्ट देने जा रहे हो, एक बार लास्ट मोमेंट उसको जरूर देख के जाओ, ताकि उस दिन आपसे पुरानी गलती रिपीट नहीं हो। क्योंकि आप फाइनल डे के लिए तैयार हो रहे हो, तो रिहर्सल में जितनी गलती करनी है वो कर लो, लेकिन अगर रोज़ इस मिरर को देख के जाओगे, मेडिकल डोज के रूप में लेके जो मैंने बोला लेते रहोगे, तो आप अपना बेस्ट करके आओगे। जितना आपका पोटेंशियल है उसको आप आउटपुट में लेके आओगे। क्योंकि अभी ये टाइम नहीं है कि इस समय जेईई वाले बच्चों का एग्ज़ाम आज से चालू होएगा 24 जनवरी, लेकिन नीट वाले बच्चों को भी यही है कि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एरर 0 करने का प्रयास होना चाहिए। यूँ कह दीजिए पेपर कितना % आप अटेम्प्ट करके आए हो और कितना आपका स्कोर आया, उसका डिफरेंस मिनिमम करना है। पेपर आपका इतने % का था
और आपने प्रोड्यूस इतना किया, उस डिफरेंस को बस मिनिमाइज करो, अपने आप ये सेलेक्टिव करो, सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है। एक और सवाल है मेरा कि कोटा के बारे में कुछ न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो नेगेटिव चीज़ें लेके आते हैं या नेगेटिव बातें करते हैं, तो उनको आपको क्या कहना है? देखिए, कोई जानबूझ के नेगेटिव लाए तो गलत है। सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, हर तरह के तत्व होते हैं, लेकिन जो वास्तव में मिरर है, जितने भी लोग होते हैं, वो कोई भी मीडिया हो, मल्टीमीडिया हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, एफएम वगैरह कुछ भी हो, उस पे वही बात बताई जाए, सुनाई जाए जो यथार्थ हो। और कोई ऐसी चीज़ हो जो कोई गलत हो रही हो तो बाकी को आगाह भी किया जाए। बच्चे बिगड़ भी जाते हैं कई बार, जब वो फ्रीडम उनको मिलता है, स्वतंत्र पंछी के रूप में उनको कोटा का माहौल मिलता है, ये उम्र भी ऐसी होती है, तो अगर कोई भी बिगड़ता, कुछ भी डिस्ट्रक्शन के साथ ट्रैक से हटता है, हमको उसका एग्जाम्पल देके समझाना पड़ता है कि बेटा ऐसी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे पेरेंट्स नहीं कहते बेटा हमने गलती कर ली, फादर कई बार कहता अपने अनुभव से मैंने गलती कर ली, बेटा तू कभी मत करना। ऐसे हमको अगर कोई भी उदाहरण मिलता है तो उसको ऐसा हाईलाइट मत करो, आप उसको समझाओ कि उसका नुकसान क्या हुआ, ये समय नहीं था उसने ऐसा जो किया। कोई मस्ती करनी है, टाइम आएगा ना, हर चीज़ का एक सही समय होता है। कहते हैं राइट वर्क एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, एट द राइट एज ऑफ लाइफ। हर तरह की मस्ती करनी ज़िंदगी में, लेकिन जिस समय जो काम करना उसको प्रायोरिटी देनी है। अगर ये करेंगे तो ये उम्र के हिसाब से जो आपकी है, जिसमें एनर्जी अलग तरह की होती है, अगर वो लगी आपकी डायरेक्शन क्रिएटिव में, तो आप जो चाहोगे, और आपका खुद का सपना आंखों से देखा हुआ है, थोपा हुआ नहीं है, आप उसको हकीकत में कन्वर्ट कर लो। आपका डेली रूटीन सर क्या रहता है? सुबह उठ के और फिर रात तक सर क्या रहता है आपका रूटीन? भाई रूटीन अभी जो चल रहा है उसका ये कर रखा है कि शरीर जो गाड़ी है इसके लिए समय देना चाहिए। 45 मिनट प्राणायाम करता हूँ। नाम ही प्राणायाम मतलब प्राण के आयाम, लाइफ को लॉन्ग करना। और कौन ज़्यादा नहीं जीना चाहता, उसमें मेन कनेक्शन किससे होता है? सांसों से। और सांसों का अगर आपने कंट्रोल अच्छा कर लिया, उस पर आपका पूरा फोकस है, केंद्रीकरण है, तो आप लाइफ को बहुत अच्छा जी सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 45 मिनट प्राणायाम करता हूँ, उसके बाद रूटीन रूप में तैयार होना, एलएन का जो वर्क है, इस वर्कशिप के हिसाब से उस वर्क को करना। लेकिन उस प्राणायाम से मेरे को इतनी एनर्जी मिलती है कि सुबह जो चाल होती है और जब शाम को वापस घर लौटता हूँ तो वही मोमेंटम रहता है, वही चाल रहती है। और रात को सोने के हिसाब से अब थोड़ा सा आजकल और तरह की जिम्मेदारी है। पढ़ाने के टाइम तो वही था जो पढ़ते समय का टाइम था, जल्दी सोना जल्दी उठना, लेकिन आजकल थोड़ा सा लेट हो जाता है, कई बार तारीख बदल जाती है। वो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, मीटिंग्स है या कोई तरह की प्रिपरेशन है, कोई बोर्ड मीटिंग है, कोई तरह की बात है, जिम्मेदारी है। लेकिन ये कोशिश है कुछ भी हो जाए प्राणायाम नहीं छोड़ना है, वो करना है। सर जो हमारे देश के जो हिस्टोरिकल हीरो हैं, तो उनमें से मौका मिले आपको डिनर करने का, तो आप किसके साथ डिनर करना चाहेंगे? एक ही नाम निकलेगा मेरे लिए तो हमेशा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्यों सर? उनकी लाइफ को देखो तो मन करता करे सलाम। कैसे बच्चों के लिए जीते थे और बच्चों को कितना प्यार करते थे और कितनी सादगी से इन्हें जिए। और मैं कह दूँ एक बेहतर इंसान की मिसाल बन के गए। जब राष्ट्रपति बने तो संत राष्ट्रपति, भवन क्या मिला मतलब नहीं, सिंपल सा एक गेट के पास कुटिया बना रखी थी, एक लैपटॉप था, कोई बच्चा कुछ भी पूछता उसका जवाब जरूर देते थे। और कभी किसी भी जगह उनको बुलाते थे और कभी लेट पहुंचते थे तो बच्चों से माफ़ी मांगते थे, हर जने का सम्मान करते थे। और एक सबसे बड़ी बात कि उन्हें क्या क्या कह दीजिए उपाधि नहीं मिली। जब पढ़ते थे IIT मद्रास से, तो वहाँ से तो कॉलेज टॉप किया, इंस्टीट्यूट टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट बने, साइंटिस्ट बने, मिसाइल मैन बने, उसके बाद राष्ट्रपति बने, सब कुछ बने, लेकिन सादगी नहीं छोड़ी। क्योंकि इंसान कौन होता है वो जीना सिखाया उन्होंने, एक बेहतर इंसान बन के गए। तो इससे अच्छा कोई रोल मॉडल हो नहीं सकता मेरे लिए। सर अगर आप टीचर नहीं होते तो क्या प्रोफेशन चुनते अपने लिए? भाई मैं तो ये जानता हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में, क्योंकि बाद में आके पढ़ाया तब तो गला बहुत पैसा हो गया। क्योंकि वहाँ तो जब गर्मी के टाइम में कूलर चलते थे तो बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता, हाथों तक जोर पड़ता था। तो अगर ये प्रोफेशन में नहीं होता तो जहाँ तक मैं सिंगिंग लाइन में होता। सिंगिंग में? सिंगिंग का इंटरेस्ट है आपको? अब बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा। कई बार देखा है जैसे कि सेमिनार वगैरह होता है, तो वहाँ भी जब आप बच्चों के बीच में जाते हैं तो आप गाते हैं, तो बच्चों को काफ़ी मोटिवेट भी करते हैं। और सर हमारा लास्ट और 2 सवाल रह रहा है कि पहला तो ये कि रिटायरमेंट के बाद का क्या प्लान है सर आप? पहली बात तो रिटायरमेंट वर्ड क्या होता है ये डिक्शनरी है ही नहीं, वर्ड ही नहीं है। मेरी डिक्शनरी में वर्ड नहीं रिटायरमेंट, क्या है रिटायरमेंट? अच्छा। जब सांस से छूटेगी तो छूट जाएगी बस। हाँ।
आदमी अगर उम्र कुछ भी हो जाए, कभी सोच उसकी बूढ़ी नहीं होनी चाहिए, रिटायरमेंट उसके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। मैं कई बार बोलता हूँ, लाइफ को अगर आपको हमेशा हैप्पीनेस महसूस करनी है तो बस सोच रखिए पॉजिटिव। ये लाइफ आपकी सोच पर डिपेंड करती है। सोच लिया मस्त है तो मस्त है, वरना लाइफ में हर कोई अस्त व्यस्त है, फिर बाद में त्रस्त है। तो डिपेंड करता है सोच पर। तो आप उसके लिए हर पल को खुल के जियोगे अगर आप, मतलब लाइफ जो भी मस्त है भैया, ये कईयों से हमारे लिए बहुत अच्छी है ना। जो अभाव में ज़िंदगी जी रहे हैं वो भी जी रहे हैं, हमारे को शरीर का अभाव तो है नहीं, आराम से मूल आवश्यकता पूरी हो रही है, और जो हम चाह रहे हैं वो काम आराम से पुरुषार्थ कर पा रहे हैं। जो मेरा लास्ट सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश भर के लोग इसका आंसर जानना चाहेंगे। इतने बड़े इंस्टीट्यूट एलन के आप डायरेक्टर हो कि कई बार हम न्यूज़ में सुनते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो बच्चों के ऊपर जैसे प्रेशर वेशर बनाती है। क्या एज अ डायरेक्टर आप क्या कहना चाहोगे, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सच में कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों पे प्रेशर बनाती है? ऐसा कुछ वर्ड एग्जिस्ट करता है कि कोई ऐसा होता है तरीका कि आप बच्चों पे प्रेशर बना दो और कुछ भी ऐसी घटनाएं जो अपन सुनते हैं, आपका क्या ओपिनियन है? मैं इसमें सीधा बोलना चाहूँगा कि कोचिंग से जो बच्चा जुड़ता है उसको अपने कैरियर के हिसाब से वहाँ पर कोचिंग से गाइडेंस मिलती है, लेकिन कोई किसी का कैरियर गोदी में उठा के नहीं बना सकता। राह मिल जाती है, साधन मिल जाते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुँचने के लिए मेहनत खुद को करनी पड़ती है, ये पक्की बात है। तो मैं यहाँ बोलूँगा कि कोई प्रेशर नहीं होता कि तेरा सिलेक्शन होना ही चाहिए, ऐसा नहीं। खुद को सोचना होगा, इरादा खुद को तय करना होगा कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि सपना मेरा है। तो पेरेंट्स भी इस बात को, अगर आप इसको बात पहुंचाते हैं बाद में, तो मैं चाहूँगा पेरेंट्स कभी अपना सपना बच्चे को न दे दें। वो अगर खुद नहीं कर पाए और बच्चे से बोले अब तू डॉक्टर बन के दिखा बेटा, मैं तो नहीं कर पाया था, अपने खानदान में आज तक आईटी नहीं बना, तू बन के दिखा बेटा, मैं तो नहीं कर पाया था, गलत। हर पेरेंट को बच्चे का जो इंटरेस्टिंग फील्ड है, फील्ड ऑफ पैशनेट है, जहाँ उसका रुझान है, जहाँ उसका जुड़ाव है, जहाँ वो हमेशा एक्साइटेड महसूस करता है अपने को, उसमें सपोर्ट करना चाहिए। और हर बच्चा जो दुनिया में आया है कुछ न कुछ पहचान बनाने के लिए आया है। ऊपर वाला एक छुपा प्रोफाइल साथ भेजता है, बस पेरेंट्स को लगातार परवरिश में वाच करना चाहिए कि उसको कौन सा फील्ड इंटरेस्टिंग फील्ड है, और जब उसको लग जाए कि यार ये बच्चे की चाहत है, उस पर उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। क्या आप जो भी टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ है, क्या आप उन्हें ये चीज़ समझाते हैं कि बच्चों को ये बताएं कि लाइफ में सक्सेसफुल होना है, क्योंकि और भी बहुत सारी राहें हैं? क्या ये सारी चीज़ें होती है, या कोई मतलब कि क्योंकि मीडिया तो डायरेक्ट ऐसे दिखाती है कुछ उस मीडिया की, यार कोचिंग वाले तो है पूरा प्रेशर बना रहे बच्चों पे, ये वो इस तरीके से, तो क्या कहना सर आपका? बाकी राहें दिखाई जाती है बच्चों को? आपके इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे बोलूँगा सबसे पहले तो कि वास्तव में कोचिंग का प्रेशर नहीं होता, पेरेंट्स का प्रेशर हो जाता है। ठीक है। पेरेंट्स अपेक्षा ज़्यादा करते हैं, उम्मीद ज़्यादा लगा लेते हैं, जबकि उनको ये ध्यान नहीं कि सपना आपने दिया है। मैं बच्चों से कहता हूँ, अगर तुमने अपनी आंखों से सपना देखा है या तुमने अपनी चाहत को पेरेंट्स के सामने रखा है, और वो अगर तुम्हें सपोर्ट करते हैं, पूरा साधन देते हैं, सुविधा देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो फिर बन जाओ तेंदुलकर और पूरे सपने के ढंग से जियो, क्योंकि पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। और बच्चा समझ जाए कि मुझे कब क्या करना है, ये ध्यान रखे, तो आराम से, समय भी इतना होता है, साधन भी होता है, सुविधा भी, तो सनक भी होनी चाहिए, और बच्चा उस चाहत को हकीकत में बदल लेगा। लेकिन जब पेरेंट्स ने बच्चे को थोपा है सपना, और बच्चे ने एक्सेप्ट करा है, पापा ने कुछ बोला, मैं करके दिखाऊंगा यार, तो अगर बच्चा नहीं कर पाए तो भी पेरेंट्स की पीठ थपथपाएं, बेटा तेरा नहीं मेरा सपना था, तेने कोशिश करी, मुझे मालूम, तेने कोई कसर नहीं छोड़ी, हो सकता है तेरा कोई और दरवाज़ा होगा, अपन उसकी ट्राई करेंगे। लेकिन ये पक्की बात है, तू संघर्ष करता रहा, मेहनत करता रहा, सपना तेरा नहीं था इसलिए दरवाज़ा नहीं खुला, लेकिन अगर तेरा दरवाज़ा तू खुद ऐसे संघर्ष करेगा तो जरूर सफल होगा। तो मेन होता सफल होना। हम डॉक्टर बने, IITian बने, आप लोग ये चाहते हैं कि बच्चे सक्सेसफुल हो, बस सक्सेसफुल हो, IIT नीट नहीं, चाहे जो भी फील्ड हो। संघर्ष करना सीख गए तो सफल तो होना ही। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बातें करके, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वीडियो में जो भी बातें हमने करी है बच्चों के लिए, लोगों के लिए काफ़ी इंस्पिरेशन रहा होगा, क्योंकि हमने जो बातें वो उस समय के जर्नी से स्टार्ट करी, और आज की भी जो लोगों के मन में कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेके या बच्चे जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वो सारी बातें मुझे लगता है कि कवर हो चुकी है। सर थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, और आपने अपनी बिजी स्केड्यूल से इतना टाइम निकाला, तो इसके लिए दिल से बहुत धन्यवाद। मैं आपका भी बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अगर आप अपनी बात पहुँचा रहे हो तो ये आने वाले देश की जो तस्वीर है, देश का भविष्य है, देश के कर्णधार हैं,
इनकी जो उम्र चल रही ना, बस उनके अंदर यही जोश होना चाहिए। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, इस उम्र में जो तुम ठान लोगे कर सकते हो, लेकिन जो तुमने पसंद किया है वो तुम्हारा वास्तव में रियल खुद का सपना होना चाहिए। और फिर सपने के लिए कैसे जियो, खुल जाएंगे सब रास्ते, खुल जाएंगे सब रास्ते। तू चट्टानों से लड़ तो सही, और चट्टान हो, मुश्किल हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई हथौड़े मार के पहाड़ में रास्ता बना सकता है, पिक्चर देखी होगी आपने, हाँ, मांझी द माउंटेन में। यस, तो वही यहाँ से सबको मैसेज भी लेना चाहिए और सीखना भी चाहिए। खुल जाएंगे सब रास्ते, तो चट्टानों से लड़ तो सही, तब जाके मिलेगी मनचाही मंजिल, तो अपने इरादों पे अड़ तो सही। इरादा पक्का कर लिया और खुद से वादा कर लिया, तो जो आप जो चाहोगे वो हकीकत आपको मिल जाएगी, उस मंजिल पे पहुंच जाओगे। थैंक यू वेरी मच।